नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार अपने YouTube चैनल एम विद के सर पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित भौतिक विज्ञान का हम 5वां चैप्टर पढ़ रहे थे और इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, किसी चालक तार में 3.2 एम्पीयर की धारा प्रति सेकंड प्रवाहित हो रही है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो किसी चालक तार में 3.2 एम्पीयर की धारा, जो धारा का मान दिया गया है, धारा I बराबर है 3.2 एम्पीयर। ठीक, चालक तार में प्रवाहित धारा I बराबर 3.2 एम्पीयर की धारा प्रति सेकंड। जो समय दिया गया है, समय को हम t से दर्शाते हैं। t बराबर कितने सेकंड? 1 सेकंड में। तो चालक तार में 1 सेकंड में कह रहा है 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात n का मान निकालना है। तो हम लोगों ने पढ़ा है किसी चालक तार का जो आवेश होता है वो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। अर्थात किसी चालक का जो आवेश होता है वो क्यों बराबर होता है Ne। किसी चालक का आवेश क्यों बराबर होता है Ne, जहाँ n होती है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E होती है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, और अभी हम लोगों ने इसी चैप्टर में वैद्युत धारा की परिभाषा पढ़ा था। तो वैद्युत धारा की परिभाषा से हम लोगों ने पढ़ा है किसी चालक का जो आवेश होता है वो क्यों बराबर होता है IT। किसी चालक का जो आवेश होता है वो क्यों बराबर होता है IT, जहाँ I है चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा और T क्या है? समय। ठीक, तो क्यों बराबर Ne भी होता है और क्यों बराबर IT भी होता है। तो यहाँ से हम दोनों को बराबर लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं Ne बराबर IT। ठीक, जहाँ n है चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, I बहने वाली धारा, T हो जाएगा समय। तो हमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n गुणे E इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो n बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम, बराबर I है चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा, और धारा कितनी प्रवाहित हो रही? 3.2 गुणे एम्पियर है ना, और गुणे समय कितना है? t बराबर 1 सेकेंड। यहाँ 1.6 गुणे 10 की घात -19 गुणे में, दूसरे पक्ष में जाएगा तो बटे में, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 3.2 गुणे 1 बटे 1.6 गुणे 10 की घात -19। ठीक, अब यहाँ से 1.6 दुगना 3.2 हो जाएगा। घातांक के नियम से यहाँ बटे में 10 की घात -19 है। घातांक के नियम से ये हर से अंश में जाएगी तो इसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा। इसकी घात 10 की घात -19 है, और जब अंश में जाएगी तो ये +19 हो जाएगा। n बराबर 2 का गुणा 1 से होगा, 2 1 कम 2, 10 की घात -19 ऊपर जाएगी, 10 की घात +19। तो ये हो जाएगा प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 2 गुणे 10 की घात 19। ठीक, तो इसमें जो है हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प नंबर ए सही होगा, अर्थात 2 गुणे 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड गुजरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसी प्रकार, यदि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 गुणे 10 की घात 15 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूमता है तो लूप में धारा होगी। यही फार्मूला इसमें भी लगेगा। इसमें जो दिया गया है थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है। इसमें कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में कि यदि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 गुणे 10 की घात 15 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूमता है तो लूप में धारा होगी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कौन? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है E बराबर कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। ठीक, प्रति सेकंड की दर से, अर्थात t बराबर कितना दिया गया है? 6 गुणे 10 की घात 15। t का जो मान दिया गया है 6 गुणे 10 की घात 15 चक्कर प्रति सेकंड, अर्थात t बराबर दिया गया हमारा 1 सेकंड, और जो चक्करों की संख्या हो जाएगी 1 सेकंड में 6 गुणे 10 की घात 15 चक्कर लगाता है, तो ये जो चक्करों की संख्या हो जाएगी यही हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बन जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर कितनी हो जाएगी? 6 गुणे 10 की घात 15। ठीक है, अब हमें निकालना है प्रति सेकंड
की दर से घूमता है तो लूप में धारा होगी। लूप में धारा निकालना है तो अभी हमने फार्मूला आपको बताया है कि NE जो होता है वो बराबर होता है IT के। ठीक है, N का मान दे तो N का मान कितना है 6 गुणे 10 की घात 15। E इलेक्ट्रॉनों का आवेश और इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना 1.6 गुणे 10 की घात -19 बराबर I और T के स्थान पर कितने सेकंड में 1 सेकंड में। गुणा कर लो यहाँ से भाई, 16 छक्का 96। ठीक, एक अंक बाद दशमलव लगा दिया। 10 की घात 15 है और 10 की घात -19, आधार समान होते हैं, घातें जुड़ जाती हैं। ये 15 में से 19 घटेगा, ये आएगा 10 की घात कितना -4। ठीक, आई या आई बराबर हम लिख सकते हैं 9.6 गुणे 10 की घात -4 एम्पियर। ठीक, अब इसमें हमको विकल्प मैच करवाना है। यहां से दिया है 0.96 मिली एम्पियर, 0.96 माइक्रो एम्पियर टू 8.8 एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। देखिए दशमलव यहाँ पर है, दशमलव को एक अंक आगे हम लाएंगे, इसमें हम प्लस का 1 ऐड कर देंगे। आई बराबर इसको हम लिख सकते हैं 0.96 इंटू 10 की पावर -4 प्लस 1 एम्पियर। ठीक है, ये हो जाएगा आई बराबर -4 से घटेगा -6 -3 हो जाएगा 0.96 -3 एम्पियर, और 10 की पावर -3 को हम मिली लिख सकते हैं। तो आई बराबर 0.96 मिली एम्पियर। तो इसमें जो बहने वाली धारा हो जाएगी, बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी 0.96 मिली एम्पियर। ठीक, तो चालक तार में 0.96 मिली एम्पियर की धारा जो है वो प्रति सेकंड गुजरेगी। इसका भी जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये जो प्रश्न दिया गया है कह रहा है किसी चालक तार में धारा I होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग V है। एक चालक तार था, कह रहा था इस चालक तार में जब I एम्पियर की धारा बह रही थी तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग था वो V था। कह रहा है यदि उसी धातु के परंतु दोगुनी त्रिज्या के चालक तार में धारा 2I हो तो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग होगा। कहा गया एक हमारा चालक तार है, उस चालक तार में अगर I धारा बह रही थी तो इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग था वो V था। फिर कह रहा उसी धातु के, अगर धातु वही है तो इसका मतलब विशिष्ट प्रतिरोध इसका समान होगा। उसी धातु के परंतु दोगुनी त्रिज्या के, पहले जितनी त्रिज्या थी अब उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, दोगुनी त्रिज्या हो गई कि चालक तार में जो धारा है वो कह रहा है अगर 2I हो जाए, धारा भी दोगुनी हो जाए तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है धारा और अनुगमन वेग में संबंध होता है। धारा जो होती है हमारी I बराबर होती है NEAVT। किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है वो I बराबर होती है हमारी NEAVD, जहां I चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा, N उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, A इलेक्ट्रॉन वो चालक तार का क्षेत्रफल और VT है इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। और चालक तार का जो क्षेत्रफल, अगर चालक तार की त्रिज्या R हो तो चालक तार का जो क्षेत्रफल होता है A बराबर होता है पाई R स्क्वायर। अगर त्रिज्या R हो तो चालक तार का क्षेत्रफल कितना हो जाता है पाई R स्क्वायर। तो यहां से देखो हम एक के स्थान पर पाई R स्क्वायर लिख सकते हैं, तो धारा I बराबर हो जाएगी NE ठीक VD इंटू पाई R स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक, अब देखिए ये फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले में हम वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। कह रहे किसी चालक तार में धारा I होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग V है। पहली कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन की हम बात करते हैं। ठीक, जब चालक तार में धारा I1 बराबर किसके है I के, तो जो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD फर्स्ट कह सकते हैं वो बराबर है V के। इस कंडीशन में देखिए यहां से दो चीजें हैं, एक चालक उसी तार धातु का है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत होगी और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश भी होता है वो नियत होगा। पाई भी आपका नियतांक है, ये भी क्या होगा, इसकी भी वैल्यू दोनों कंडीशन में नियत होगी। त्रिज्या पहली कंडीशन में R1 बराबर किसके है, R1 बराबर है R के।
ठीक। R1 बराबर हम कितनी मान लेते हैं R, तो इस फार्मूले से हम लिखेंगे, यहीं से ध्यान देना, I1, इसको हम लिखें I1 बराबर NE पाई VD1 फर्स्ट इंटू R1 स्क्वायर। अब वैल्यू रख दे, I1 के स्थान पर I बराबर NE पाई VD1 के स्थान पर पहली कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग V और त्रिज्या कितनी है R, तो यह हो जाएगा R स्क्वायर। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक। सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि जो चालक तार है उसी धातु का है, उसी धातु का से तात्पर्य है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी पहले थी उतनी ही इस कंडीशन में होगी। ठीक, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो धारा है I2 बराबर वो प्रारंभिक के कितने गुना है, 2 गुना, अर्थात धारा की इस कंडीशन में कितनी हो गई है 2I। कह रहा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना होगा VD2, अर्थात हमें इलेक्ट्रॉनों का सेकंड कंडीशन में अनुगमन वेग नहीं पता है, ये हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। और जो त्रिज्या है, त्रिज्या R2 जो है वो प्रारंभिक की 2 गुनी है, अगर प्रारंभिक में R थी तो इसकी 2 गुनी कितनी हो जाएगी 2R हो जाएगी। ठीक, प्रारंभिक की कितने गुना है 2 गुना है। यहीं से हम फिर वैल्यू रखेंगे, कितना हो जाएगा आपकी बार I2 बराबर NE पाई, ठीक है, और VD2 इंटू R2 स्क्वायर से। ये सब फार्मूले कहां से निकालेंगे, ऊपर वाले से। I2 के स्थान पर 2I बराबर NE पाई इंटू VD2 इंटू R2 के स्थान पर 2R का स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा 2I बराबर NE पाई VD2 इंटू 2, ये हो जाएगा 4R स्क्वायर। समीकरण 1 से I1 का मान रखते हैं। इसमें समीकरण 1 से क्या करें, समीकरण 1 से I1 का मान रख दो या भाग कर दो, जो I का मान रखने पर समीकरण 1 से I का मान रख देंगे, ये 2। देखो I के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, NE पाई V टू R स्क्वायर बराबर NE पाई VD2 इंटू 4R स्क्वायर। ध्यान देना, NE पाई से NE पाई कटेगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कटेगा, यहां से बचेगा VD2, ये हो जाएगा 2 और कितना बचा V, ये यहां से 4 जो गुणे में था यहाँ आएगा बट्टे में, इंटू VD2, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो सेकंड कंडीशन में अनुगमन वेग आ जाएगा वो प्रारंभिक का कितना हो जाएगा, आधा। पहले जितना इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग था उसका कितना हो जाएगा, आधा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर सही होगा। ठीक, अर्थात उसी धातु के चालक तार की त्रिज्या को दोगुना और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा को अगर हम दोगुना कर देंगे तो इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग होगा वो प्रारंभिक का कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसी तरह ये भी है कि L मीटर लंबाई व R मीटर त्रिज्या के तांबे के तार के सिरों के बीच का विभवांतर V लगाया जाता है। इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD है। यदि तार का व्यास 2 गुना कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग हो जाएगा। कह रहा L मीटर लंबाई व R मीटर त्रिज्या के तांबे के तार के सिरों के बीच V विभवांतर लगाया गया तो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग VD है। यदि तार का व्यास 2 गुना कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होगा। जब हमने आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल पढ़ाया था तो मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर जब ओम के नियम का सत्यापन पढ़ाया था तो उसमें बीच में एक जो है बीच में एक संबंध प्राप्त हुआ था, अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध। हमने बताया था उसमें अनुगमन वेग और विभवांतर के संबंध की बात करते हैं। अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध आपको याद होगा। अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध क्या होता है, अनुगमन वेग VD बराबर होता है EV अपान ML इंटू टाउ। ठीक,
अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध की हम बात करते हैं तो अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध क्या होता है, Vd बराबर EV/ml इंटू टाउ, जहाँ Vd है इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, E है इलेक्ट्रॉन का आवेश, V है चालक तार के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, L चालक तार की लंबाई और टाउ है हमारा स्थिरांक काल। ठीक, ये संबंध हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ से अगर हम विभवांतर की बात करते हैं तो विभवांतर, अगर हम विभवांतर लगाते हैं तो उस कंडीशन में देखिए जो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग होता है वो श्रांतिकाल पर निर्भर करता है। श्रांतिकाल पर कह सकते हैं, चालक तार की लंबाई पर कह सकते हैं। ठीक, E और V, E और M सॉरी, E इलेक्ट्रॉन का आवेश और M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये प्रत्येक परिस्थिति में नियत रहता है। तो यहाँ से मुख्यतः जो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग है वो विभवांतर पर, श्रांतिकाल पर और चालक तार की लंबाई पर निर्भर कर रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि L मीटर लंबाई व R मीटर त्रिज्या के तांबे के तार के सिरों के बीच V विभवांतर लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd है। यदि तार का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग होगा। देखिए यहाँ से बात हो रही है तार के व्यास की, व्यास को दोगुना कर रहे हैं तो त्रिज्या भी दोगुनी होगी। ठीक है, यहाँ पर चालक तार की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है कि चालक तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए। यहाँ पर व्यास को बढ़ाया जा रहा है, विभवांतर को नियत रखा जा रहा है, लेकिन किसको बढ़ाया जा रहा है, व्यास को बढ़ाया जा रहा है। तो इस कंडीशन में अगर देखें, यहाँ से ध्यान देना कि Vd बराबर EV/ml इंटू टाउ, यहाँ पर कहीं A या R आया है, इस व्यंजक में कहीं पर A या R का जिक्र हुआ है। A का मतलब क्षेत्रफल, R मीन्स त्रिज्या, यहाँ त्रिज्या और क्षेत्रफल का कोई जिक्र नहीं है। अर्थात जब विभवांतर की हम बात करते हैं तो विभवांतर के पदों में जो अनुगमन वेग होता है वह चालक तार के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। अगर हम विभवांतर को नियत रखें, लंबाई को नियत रखें, तो जो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग होगा वो अनुगमन वेग चालक तार की लंबाई, चालक तार के क्षेत्रफल या व्यास पर निर्भर नहीं करता है। तो आप व्यास को 2 गुना कर दें, 3 गुना कर दें, 4 गुना कर दें, लेकिन विभवांतर के पदों में तो इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात पहली कंडीशन में अगर इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd था तो सेकंड कंडीशन में भी इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कितना हो जाएगा, Vd हो जाएगा। ठीक, आप समझ गए होंगे कि जो व्यास विभवांतर के पदों में है, विभवांतर के पदों में जो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग है वो चालक तार के क्षेत्रफल अर्थात कह सकते त्रिज्या अर्थात व्यास पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए त्रिज्या या व्यास को 2 गुना करने पर भी इलेक्ट्रॉन के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात जितना पहले प्रारंभिक वेग से इलेक्ट्रॉन गति करता था बाद में ही उतने ही वेग से गति करेगा। अर्थात Vd वेग पहले था तो बाद में भी वेग Vd ही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd, यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा ओम के नियम का पालन करता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम में हम लोगों ने पढ़ा था, तो ही मध्य में भी एक फार्मूला पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग जो होता है Vd बराबर होता है EV/ml इंटू टाउ। तो कह रहा है यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा ओम के नियम का पालन करता है। Vd बराबर नियतांक कह रहा पालन करता है कि Vd अनुक्रमानुपाती E, Vd अनुक्रमानुपाती √E, Vd अनुक्रमानुपाती E स्क्वायर, जहाँ Vd अनुगमन वेग है और E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग होता है Vd बराबर होता है EV/ml इंटू टाउ। यहाँ से हमें पता है E इलेक्ट्रॉन का आवेश, V विभवांतर, M द्रव्यमान, L लंबाई और टाउ क्या है, श्रांतिकाल है। देखिए यहाँ से जो हम लोगों ने पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है इस कैपिटल E बराबर होती है V/L, जहाँ V है चालक तार के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर और L है चालक तार की लंबाई।
तो जो V अपान एल है, V अपान एल के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, कैपिटल E, जहां कैपिटल E हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो VD बराबर, देखो यहां से हम स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपान m इंटू टाउ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। ठीक, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। कह रहा है इलेक्ट्रॉन का अनुगमन में Vd तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा ओम के नियम का पालन करता है। Vd और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध आ गया। ओम का नियम क्या था कि यदि हम किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, ताप, आयतन, तो ताप की हम बात करते हैं, तो ताप और आयतन को कहा गया नियत रखें। अगर हम ताप को नियत रखेंगे, ध्यान देना, अगर हम ताप को नियत रखेंगे तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी नियत रहेगी, जिससे जो श्रांति काल होगा, अगर हम ताप को नियत रखेंगे तो जो श्रांति काल होगा अर्थात इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय टाउ नियत रहेगा। अगर हम ताप को नियत रखेंगे तो टाउ क्या होगा, नियत रहेगा। E इलेक्ट्रॉन का आवेश है और m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये दोनों भी नियत रहेंगे। तो इस कंडीशन में Vd अनुक्रमानुपाती किसके हो जाएगा, E के हो जाएगा। ठीक, कहने का मतलब E इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, m आवेश, ये तो नियत रहेगा ही। अगर ओम के नियम में क्या है कि ओम का नियम का पालन करता है, अर्थात चालक तार की भौतिक अवस्था, ताप और आयतन में परिवर्तन ना करें। तो अगर हम ताप में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ताप को नियत रखेंगे, तो जो श्रांति काल है टाउ, ये भी क्या होगा, नियत होगा। तो Vd अनुक्रमानुपाती किसके हो जाएगा, E के। ये ऑप्शन नंबर जो होगा इसका भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 6 नंबर, किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है। एक तार है, इस तार का जो प्रतिरोध है, कह रहा है इस तार का प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी चालकता कितनी होगी। ठीक, तो हमने आपको पढ़ाया था कि जो वैद्युत चालकता है, वैद्युत चालकता जो होती है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वैद्युत चालकता को हम G से, कैपिटल G से दर्शाते हैं और कैपिटल G बराबर होता है 1/r, जहाँ R क्या है, चालक तार का प्रतिरोध। जो वैद्युत चालकता होती है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ से हम वैद्युत चालकता G बराबर 1/r का मान कितना है, 500 ओम। ठीक, कितना है, 500 ओम। यहाँ से जो संख्या लिखी है उसका हर एक है, अंश जो है वो 1 है और हर कितना है, 500। अंश छोटा है और हर क्या है, बड़ा है, इसलिए हम दशमलव लगाएंगे और जब दशमलव लगाएंगे तो 1 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक, लेकिन अभी भी जो 10 है वो छोटा है और 500 बड़ा है, इसलिए 1 0 और हम बढ़ाएंगे तो हम यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। तो ठीक, अब इसको काट दे, 500 एक कम 500, 500 दूनी 1, तो इसका जो G आ जाएगा वो आ जाएगा 0.02 ओम। कितना आ जाएगा, ओम ऊपर जाएगा, ओम की पावर -1, तो 0.02 ओम इनवर्स, ये इसका जो हो जाएगा मात्रक हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो प्रतिरोध R तथा 2R एक परिपथ के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं। कह रहा है R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात होगा। देखिए, जो उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा के अनुपात के हमने कई फार्मूले पढ़े थे। एक पढ़ा था H बराबर I² RT, एक हमने ये भी पढ़ा था H बराबर V² T/R। ठीक, ये जहां H क्या है, उत्पन्न ऊष्मा है। अब ध्यान यहां से देने योग्य बात है कि किस क्रम में जुड़े हैं। देखिए, अगर श्रेणी क्रम में जुड़े होते तो श्रेणी क्रम में परिपथ में क्या समान मात्रा में बहती, सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा क्या होती, समान होती है। ठीक, तो हम H बराबर I² RT लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम के लिए हम क्या लगाएंगे, समांतर क्रम में जो विभव होता है वो सभी प्रतिरोध के सिरों का विभव समान होता है, इसलिए हम ये फार्मूला लगाएंगे, H बराबर V² T/R। ठीक, ध्यान देना, कह रहा है दो प्रतिरोध R तथा 2R एक परिपथ के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं। अगर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनके विभव आपस में समान होंगे। ठीक, विभव आपस में समान होंगे। और तो कह रहा है उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात, अर्थात इसका मतलब दोनों चालक तारों में जो धारा है
वो समान समय के लिए प्रवाहित की जा रही है। कैसे? समान समय के लिए प्रवाहित की जा रही है। समान समय के लिए प्रवाहित कर रहे हैं अर्थात टीवी क्या है? नियत है। समांतर क्रम में जुड़े हैं तो वीवी क्या है? नियत। तो हम लिख सकते हैं समांतर क्रम के लिए कितना हो जाएगा? समांतर क्रम के लिए टी ले लें, टी अगर समान हो, टी भी क्या हो? समान हो, तो एच जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r के। एच व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r के, अर्थात प्रतिरोध उत्पन्न ऊष्मा जो होती है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दो प्रतिरोध दिए गए हैं, R1 बराबर है R के तथा R2 बराबर कितना है? R2 की जो वैल्यू दी गई है वो 2R है। R1 बराबर R तथा R2 बराबर कितना है? 2R है। उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात निकालना, इसको हम फार्मूला बता देंगे। H व्युत्क्रमानुपाती 1/r, हम इसको लिखेंगे दो पदों में, H1/H2 बराबर व्युत्क्रमानुपाती। अगर H1 हर में है तो व्युत्क्रमानुपाती कब होगा? जब R1 हर, H1 अंश में है तो व्युत्क्रमानुपाती कब होगा? जब R1 कहाँ होगा? हर में। H2 अगर हर में है तो प्रतिरोध कहाँ होगा? ऊपर। H1/R2 बराबर R2/R1, या ये नहीं समझ पा रहे हो तो एक दूसरा तरीका समझिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। R को इधर ले आए तो HR बराबर नियत, और नियत को हम क्या लिखते हैं? H1R1 बराबर H2R2। ठीक, तो H1R1 का मान R, H2R2 का मान 2R। H1/H2 निकालना है तो H1/H2 बराबर 2R/R, R से R कट जाएगा। H1/H2 बराबर 2/1 अर्थात 2/1। 2/1 बी वाला सही होगा। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। H1/H2 बराबर R2 के स्थान पर 2R, R1 के स्थान पर R। यहाँ से भी H1/H2 बराबर आएगा 2/1। चाहे आप ऐसे लगा लीजिए, ऐसे लगा लीजिए, ठीक है, जो आपकी समझ में आए। अगला दिया है विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है। विशिष्ट चालकता का हमें मात्रक निकालना है, तो हम लोगों ने पढ़ा है जो विशिष्ट चालकता होती है सिग्मा। सिग्मा बराबर होता है 1/ρ, जहां ρ होता है विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध हम लोगों ने पढ़ा था ρ का बराबर होता है RA/L। विशिष्ट प्रतिरोध ρ बराबर होता है RA/L, जहां R होता है चालक तार का प्रतिरोध, A होता है चालक तार का क्षेत्रफल और L होती है चालक तार की लंबाई। तो विशिष्ट प्रतिरोध का अगर हम मात्रक यहाँ से निकाले पहले, तो ρ बराबर R है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम, A है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, L है लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, जो ρ विशिष्ट प्रतिरोध होगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। तो यहाँ से विशिष्ट चालकता का हम निकालेंगे, विशिष्ट चालकता का हमें निकालना है मात्रक। तो यहाँ से सिग्मा बराबर 1/ρ के स्थान पर ओम मीटर लिख सकते हैं। ओम घातांक के नियम से ऊपर जाएगा, ओम की पावर -1 अर्थात ओम इनवर्स, मीटर ऊपर जाएगा, मीटर की पावर -1 अर्थात मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसका कि एक चालक तार, एक 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर हम लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध उसका क्या होता है? बढ़ जाता है। तो कह रहा है एक धात्विक तार है जिसका प्रारंभिक प्रतिरोध कितना था? 50 ओम था। अगर इसको खींचकर इसकी लंबाई हम कितने गुना कर दें? 2 गुना कर दें, तो तार का प्रतिरोध कितना होगा? हमने आपको ये फार्मूला जो है ड्राइव किया था लॉन्ग फॉर्म में भी, और फार्मूला इसका वो शॉर्ट फॉर्म में निकाला था। क्या निकाला था? तार का नया प्रतिरोध बराबर, तार का नया प्रतिरोध बराबर लंबाई में होने वाली कमी या वृद्धि का वर्ग गुणे पुराना। ठीक,
तो तार का नया प्रतिरोध आर डैश लंबाई में होने वाली वृद्धि या कमी का वर्ग कितने गुना कर रहे हैं? 2 गुना। 2 का वर्ग पुराना प्रतिरोध कितना है? 50 ओम। आर डैश 2 का वर्ग 4 गुणे 50, 50 चौको 100। आर डैश बराबर कितना आएगा? 50 चौको 100 ओम, वो सॉरी 50 चौको 200 ओम। जो तार का नया प्रतिरोध हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 200 ओम हो जाएगा। ठीक, तार का नया प्रतिरोध आर डैश बराबर 200। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा P तथा Q के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालिए। ये हमारा बिंदु P है और ये बिंदु हमारा Q है। अब P से Q के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। P से Q तक हम कितने रास्तों से जा सकते हैं? 2, एक ऊपर और एक नीचे। हमने आपको बताया था संधारित्र वाले चैप्टर में कि सबसे पहले कौन सा रास्ता सिलेक्ट करते हैं जिसमें एक या एक से अधिक प्रतिरोध लगे होते हैं, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध लगे होते हैं। तो दोनों में एक एक है। अब देखा जाए तो ये सिरा P है, ये Q, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा पहला सिरा, दोनों डायरेक्टली P से जुड़े हैं। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दोनों डायरेक्टली Q से जुड़े हैं। तो यहाँ से P और Q, ये जो R और R है, ये किस क्रम में है? समांतर क्रम में। R और R किस क्रम में आएंगे? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में हम लोगों ने पढ़ा है तुल्य प्रतिरोध 1/R डैश बराबर होता है, R बराबर होता है 1/R1 प्लस या R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक, समांतर क्रम में। तो यहाँ से ये R और R, R1 R2 किस क्रम में? समांतर क्रम में है। तो 1/R डैश बराबर R1 के स्थान पर R प्लस R1 के स्थान पर R, अंश जुड़ जाएंगे। 1/R डैश बराबर 1 1 2 2/R, तो R डैश का मान आ जाएगा, पलट जाएगा R/2। कितना आ जाएगा इसका मान? R/2। फर्स्ट ऑप्शन जो होगा ये सही होगा। 220 वोल्ट और 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाता है। बल्ब में वे शक्ति होगी। ठीक, एक जो है बल्ब है, उस बल्ब पर लिखा है 220 वोल्ट और 100 वाट। इस कथन का तात्पर्य क्या है हमने आपको बताया था। इसका मतलब है ये जो बल्ब है 220 वोल्ट विभवांतर पर 1 घंटे में 100 वाट ऊर्जा व्यय करता है। तो कह रहा है एक 220 वोल्ट और 100 वाट का बल्ब 110 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाता है। बल्ब में व्यय शक्ति ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले हम निकाल लें जो बल्ब दिया गया है 220 वोल्ट और 100 वाट। हम पहले ये निकाल लें बल्ब का प्रतिरोध कितना है। ठीक है, तो बल्ब का जो विभवांतर V दिया गया है वो है 220 वोल्ट और जो सामर्थ्य है वो P बराबर कितनी? 100 वाट। हम निकाल लें बल्ब का प्रतिरोध। तो हम लोगों ने पढ़ा है बल्ब की शक्ति P बराबर होती है V²/R। यहाँ से R का मान निकालेंगे तो R बराबर हो जाएगा V²/P। V का मान है 220, इसका स्क्वायर और P के स्थान पर 100। तो R बराबर हो जाएगा कितना? 220 गुणे 220/100। ये 0 0 कट जाएगा। R बराबर हो जाएगा 484 ओम। ठीक, 484 ओम। अब कह रहा है इसको किससे जोड़ा जा रहा है? 110 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जा रहा है। किससे जोड़ा जा रहा है? 110 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जा रहा है। बल्ब में व्यय शक्ति होगी। ठीक, बल्ब में व्यय शक्ति होगी, या ऐसे कर लेते या यहाँ से पहले ये भी आप निकाल सकते थे ऊर्जा से, वो P बराबर VI से। बल्ब कितनी धारा के लिए बना है इससे भी निकाल सकते थे। तो P बराबर VI से। P का मान है 100, V का मान 220 गुणे I, तो I बराबर आ जाता 100/220, I बराबर 10/22। ठीक, ये एम्पियर आ जाती। बल्ब इतनी धारा के लिए बना है और इस बल्ब को किससे जोड़ा जा रहा है? 110 वोल्ट से। 110 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जा रहा है। ठीक, तो शक्ति निकालना है। बल्ब जो है इतनी धारा के लिए बना है। इस बल्ब को कह रहा है 110 वोल्ट विभवांतर से जोड़ा जा रहा है। जब 110 वोल्ट विभवांतर से जोड़ेंगे तो शक्ति निकालेंगे, तो शक्ति पुनः यही फार्मूला लगाएंगे P बराबर VI से। P बराबर V का मान कितना है? 110, I का मान 10/22, 22 पंचे 100। ये P बराबर कितने वाट? 50 वाट आ जाएगा। उससे भी आ जाएगा। ठीक, ये 50 वाट। बल्ब कितनी शक्ति के लिए बना है? 50 वाट। उससे कैलकुलेशन थोड़ा हाई हो जाता है, इसलिए हमने इससे सॉल्व कर दिया। ठीक, तो जब इस तरीके के क्वेश्चन दिए होते हैं तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि बल्ब का प्रतिरोध कितना है या बल्ब कितनी धारा के लिए बना है।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 200 वाट के टेलीविजन को 4 घंटे तक प्रयुक्त किया जाता है, वे शक्ति वे विद्युत ऊर्जा होगी, अर्थात जो है यूनिटों की संख्या निकालनी है। सॉरी, इसमें ये वाट लिख दिया है, यूनिटों की संख्या निकालनी है। तो यूनिटों की संख्या का फार्मूला हमने आपको बताया था, यूनिटों की संख्या बराबर होती है वाट गुणे घंटा बटे 1000, या दूसरा फार्मूला था वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटा बटे 1000। तो सीधा यहाँ वाट में दिया गया इसलिए लिख देंगे वाट कितने हैं, 200 वाट कितने घंटे तक है, 4 घंटे तक बटे 1000। ये 2 0 0 कट जाएंगे, 4 दूनी 8 बटे 10 अर्थात 0.8। सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, दो तार हैं जिनके प्रतिरोध 10 ओम है, R1 बराबर 10 ओम तथा R2 बराबर 10 ओम। इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। कहा जा रहा है समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध, तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर कितना होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R बराबर 1/R1 के स्थान पर 10 प्लस R2 के स्थान पर 10। ठीक है, हर इनके बराबर है, अंशों को जोड़ लेंगे। 1/R बराबर 2/10, 2 एकम 2, 2 पंची 10, R बराबर कितना आएगा 5 ओम। जो इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि n समान, ठीक है, n समान प्रतिरोधक वाले तार पहले श्रेणी क्रम में तत्पश्चात समांतर क्रम में जुड़े हैं। अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात, तो जो अधिकतम प्रतिरोध होता है वो श्रेणी क्रम में जोड़ने, जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो प्रतिरोध होता है वो अधिकतम होता है। ठीक, और जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में जोड़ने पर जो प्रतिरोध होता है वो न्यूनतम होता है। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध अधिकतम और समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध न्यूनतम। कह रहा है n समान प्रतिरोधक वाले तार, अर्थात जैसे हमने माना तार है, तार का प्रतिरोध कितना है, R मान लिया, ये मान लिया X, एक तार का प्रतिरोध कितना है X। तो टोटल कितनी तारें हैं, n तारें हैं। कितनी तारें हैं, n तारें हैं। तो n तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ये R1 बराबर X, R2 बराबर X, R3 बराबर X, Rn बराबर X। ठीक, तो हमने माना कुल कितनी तारें हैं, n तारें। तो n तारों का हम तुल्य प्रतिरोध निकालें, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध। तो इन n तारों का हम श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकाल लें तो कितना होगा, R बराबर, ठीक, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट Rn। तो R बराबर R1 के स्थान पर X, R2 के स्थान पर X, R3 के स्थान पर X, Rn के स्थान पर X, XX 2X, XX 2XX, 3X, 3X और X, 4X, 4X और X, 5X। तो कितने पदों तक हैं, n पदों तक, या यहाँ से लिख सकते हैं n पदों तक। ठीक, तो ये कितना आएगा, R का मान कितना आएगा, NX। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अधिकतम जो प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा, NX। समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध न्यूनतम होता है। समांतर क्रम में जोड़ दें 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट 1/Rn, n पदों तक। ठीक, 1/R डैश बराबर 1/X प्लस 1/X प्लस 1/X डॉट डॉट 1/X। जोड़ दो, 1 1 2, R बराबर है ना, तो अंशों को जोड़ोगे 1 1 2 1 3 1 4 1 5, कितने पदों तक, n पदों तक। तो R डैश बराबर कितना आएगा, n/x। तो R डैश बराबर x बटे n आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा अधिकतम प्रतिरोध हो गया और ये हमारा न्यूनतम। इनका अनुपात निकालना है, अर्थात R/R डैश बराबर R का मान कितना है, NX और R डैश का मान X/N, ये n ऊपर आ जाएगा। ये R/R डैश बराबर NX गुणे n/x, x कैंसिल और n स्क्वायर, अर्थात अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात कितना हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक,
लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक हमारा तार है, जो तार है इस तार का प्रतिरोध कितना है 24 ओम। एक तार का प्रतिरोध 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती समान। तो ये जो तार है इस तार को समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया है, अर्थात त्रिभुज में कितनी भुजाएं होंगी? 3 भुजाएं होंगी। तो जो 24 होगा और लंबाई जो है समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजाएं समान होंगी, तो ये जो लंबाई होगी सभी तारों की भी समान होगी, सभी तारों का प्रतिरोध भी समान होगा। तो 24 को हम कितने भागों में बांटेंगे? 3। तो 3 से डिवाइड कर दे, 24/3 अर्थात 8। पहले का तार का प्रतिरोध भी 8 आ गया, दूसरे का प्रतिरोध 8 आ गया और तीसरे का प्रतिरोध 8। तो 24 ओम प्रतिरोध के तार को अगर हम 3 भागों में बांटेंगे, 3 समान खंडों में काटेंगे तो 8 प्रतिरोध आएगा। फिर इनको समांतर समबाहु त्रिभुज बना दिया गया ABC। अब कह रहा है किन्हीं 2 कोणों के मध्य का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ध्यान देना यहाँ से, जैसे खंड हम AB के मध्य का प्रतिरोध निकाल रहे हैं, तो यहाँ से देखा जाए AB पहले छोड़ देंगे, ये देखेंगे ये R1 और ये R2 किस क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में। देखिए क्यों? पहले प्रतिरोध का पहला सिरा ऐसे, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से, इसका दूसरे सिरे से, तो ये किस क्रम में? श्रेणी। 8 कितना हो जाएगा? 16 ओम। ये जो 16 ओम आएगा और ये 8 ओम, देखिए 8 ओम और 16 ओम का पहला सिरा ए से जुड़ा है, 8 ओम और 16 ओम का दूसरा सिरा बी से जुड़ा है। ये दोनों किस क्रम में आएंगे? समांतर में। तो 1/8 प्लस 1/16 हर बराबर करेंगे, 2/16 2 1 3/16 अर्थात 16/3। इनका जो प्रतिरोध आएगा कितना आएगा? 16/3 हुआ जाएगा।